नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का आज नार्को टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस आज सुबह आफ्ताब को लेकर तिहाड़ जेल से अंबेडकर अस्पताल पहुंची, जहां पर उसका नार्को टेस्ट किया जा रहा है। आफ्ताब पर पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान हुए हमले को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अंबेडकर अस्पताल के बाहर भी आपको बताएं कि बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। आफ्ताब का पहले मेडिकल किया गया, इसके बाद सुबह करीब 10 बजे से आफ्ताब का नार्को टेस्ट शुरू हुआ है। तो आपको बताएं कि आफ्ताब का जो नार्को टेस्ट है, हालांकि इससे पहले पुलिस ने पॉलीग्राफी टेस्ट की जो है प्रक्रिया की थी, लेकिन उससे जब काम नहीं बन पाया तो अब साफ तौर पर आफ्ताब का जो नार्को टेस्ट है वो किया जा रहा है। और कई जो सवाल जवाब हैं वो आफ्ताब से पूछे जा रहे हैं। हालांकि पॉलीग्राफी टेस्ट में भी कई अहम खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से जो आफ्ताब हालांकि सवालों से बचने की कोशिश ज़रूर कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलीग्राफ जो टेस्ट हुआ उसका असर ज़रूर आफ्ताब पर हुआ, क्योंकि कई ऐसे जो अहम खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से श्रद्धा को मैंने मारा। दरअसल इस हत्या करने से पहले वो हिमाचल घूमने गए थे और वहां पर ही दोनों के बीच में ये बातचीत हो गई थी कि दोनों जो हैं अब सेपरेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन आफ्ताब दरअसल ये नहीं चाहता था कि श्रद्धा उसे छोड़कर जाए, जिसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की हालांकि हत्या कर दी और इसके बाद इस पूरे जुर्म से बचने के लिए एक नया पैंतरा अपनाया कि कैसे किस तरीके से जो बॉडी है उसको ठिकाने लगाया जाए। लेकिन अब जो आज नार्को टेस्ट साफ तौर पर किया जा रहा है, इससे पूरी जो स्थितियां हैं, जो तमाम जो डाउट्स पुलिस को हैं वो साफ हो जाएंगे कि आखिर क्यों और कैसे और किस तरीके से इतनी बड़ी घटना को अंजाम आफ्ताब ने दिया। और इस पर अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जा रहा है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट इसको लेकर? हालांकि इसके पहले पॉलीग्राफी टेस्ट जांच हो चुकी है आफ्ताब की। जी लता, बिल्कुल बताना चाहूँगा। आज वो आखिरकार वो दिन आ गया है जब आफ्ताब को यहाँ नार्को टेस्ट के लिए लाया गया है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार उसका नार्को टेस्ट भी समाप्त हो गया है, जिसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। आपको बता दूं कि मैं इस समय अम्बेडकर हॉस्पिटल में हूँ। यहीं से गेट नंबर 2 यहीं पे अंदर एक कमरा बना हुआ है जहाँ पर आफ्ताब को नार्को टेस्ट के लिए लाया गया है। और वहाँ अंदर उसका जिस तरीके से अगर हम अभी माने सूत्रों की माने तो फिलहाल उसका नार्को टेस्ट कंप्लीट कर लिया गया है और अब उसको कुछ लगभग 1-1.5 घंटे उसको और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद उसको वापस यहाँ से ले जाया जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके अलावा जैसा कि सोमवार रात को जब आफ्ताब की गाड़ी पर जिस तरीके से हमला हुआ, उसको लेकर के यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि उसको पूरी सुरक्षा के साथ उसको यहाँ से जेल ले जाया जा सके। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अब वो सारे सच जिससे वो आफ्ताब लगातार बचने की कोशिश कर रहा था वो अब सामने होंगे और कहीं ना कहीं जो आफ्ताब का गुनाह है वो भी सामने होगा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ठोस सबूत के बाद अब आगे अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। पॉलीग्राफी में कई सवाल जवाब का दौर चला। हालांकि कई सवालों के जवाब पुलिस को जरूर मिले, लेकिन कई सवालों पर जो आफ्ताब है बचता हुआ दिखाई पड़ा और इसीलिए नार्को टेस्ट की जरूरत पड़ गई। अब ऐसे में ऐसे कौन से वो खास सवाल है जो नार्को टेस्ट के दौरान उससे पूछे जा रहे हैं ताकि जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाए? लता, बिल्कुल बताना चाहूंगा। अगर मैं बात करूँ सवालों की, तो सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें सबसे बड़ी बात है जो अभी तक जो श्रद्धा का जो सर है वो नहीं मिल पाया है। उसके हथियार हैं, हथियार की बात है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं कि आखिरकार उसने उस हत्या की वारदात को अंजाम क्यों दिया। ऐसे तमाम सवालात हैं जो कहीं ना कहीं पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान उसने घुमाने की कोशिश की और ऐसे सवालों से बचने की भी कोशिश की। तो कहीं ना कहीं आज नार्को में इस तरह के सवाल उससे किए गए हैं जो ताकि जो सारे सच है
वो सामने आ सके और जो हत्या का जो मेन मोटिव है वो मोटिव भी सामने आ सके। ये लगा। बिल्कुल, वाक़ई अम्बेडकर अस्पताल में जो है लगातार जो प्रक्रिया है नार्को टेस्ट की वो जारी है। ऐसे में अभी कितना समय लगेगा नार्को टेस्ट पूरी प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए? और क्या लगता है कि आज जो टेस्ट हो रहा है, आज ही तमाम जो डाउट्स है पुलिस के वो क्लियर हो जाएँगे या फिर दोबारा से कल ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा? इसको लेकर अगर कोई अपडेट्स मिल पा रही हो कुछ सूत्रों के हवाले से या फिर पुलिस कोई बयान इसको लेकर दे रही हो? बिल्कुल, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं बात करूँ तो अभी अंदर से मिली जानकारी के अनुसार, हालाँकि इसकी आधिकारिक अभी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों की माने तो उसका जो नार्को टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। उसके बाद अब उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है, जिसके बाद लगभग अगले 1 से 1.5 घंटे तक वो ऑब्जर्वेशन में रहेगा। उसके बाद उसको कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से नार्को टेस्ट की प्रक्रिया अगर समाप्त हो गई है, तो जाहिर तौर पर उसको अब दोबारा लाने की बात अभी फिलहाल ऐसे दोहराई नहीं गई है। तो अभी ये कह पाना कि उसको दोबारा लाया जाएगा या नहीं, तो शायद मेरे को लगता है कि ये जल्दबाजी है। ये लगता है। यानी कि ये समझा जाए कहीं न कहीं कि अब तक जिस तरीके से आफ्ताब बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, पूरी तरीके से एक दांव-पेच लगाने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से जो पुलिस को है मेरे खिलाफ सबूत ना मिले, लेकिन अब वो वक़्त दूर नहीं जब आफ्ताब के खिलाफ तमाम सबूत जो है वो पुख्ता हो जाएँगे, ताकि आफ्ताब ने जो कृत्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त हो सके। बिल्कुल लता, जिस तरीके से लगातार वो बचने की कोशिश कर रहा था, अब नार्को टेस्ट के बाद उसकी बचने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएगी। लगातार जिस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट में भी कई बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लगातार पूछताछ में भी वो सच नहीं बता रहा था, तो वो सारी संभावनाएं जिससे वो आफ्ताब बचने की कोशिश कर रहा था, वो अब नार्को टेस्ट के बाद वो समाप्त हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर अब पुलिस के हाथ में ऐसे कई जो अहम सबूत, जो ठोस सबूत है, वो पुलिस के हाथ अब लगेंगे, जिसके बाद वो अपनी जांच को आगे बढ़ा सकेगी, ताकि आफ्ताब के खिलाफ जब कोर्ट में जो चार्जशीट जो दायर की जाएगी, तो उसमें एक जो सबूत है वो एक ठोस सबूत पुलिस के हाथ में होंगे, ताकि इसको सख्त से सख्त जो सजा दिलाने में पुलिस इसको काफी अहम भूमिका अपनी निभा सकेगी। जी चलिए, लगता वाक़ई देखने वाली बात होगी कि आखिर जो नार्को टेस्ट आज हुआ है उसमें किन-किन सवालों के जवाब किस तरीके से आफ्ताब ने दिए हैं और उनसे क्या-क्या खुलासे अहम हैं जो होने वाले। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो आपको बताएं कि आफ्ताब पूनेवाला का आज जो है नार्को टेस्ट साफ तौर पर किया गया है। नार्को टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो हालांकि शुरू की गई थी, लेकिन अब जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही वो ये कि नार्को टेस्ट जो है वो पूरी तरीके से उसकी प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब उसको ऑब्जर्वेशन में डाला गया है, यानी कि कुछ समय का और इंतजार अब और बचा है, जिसके बाद साफ तौर पर पुलिस तमाम जो अलग अलग पहलू इस पूरे हत्याकांड में सामने आ रहे थे उसका खुलासा करेगी और जो सीक्रेट्स को दबाने की कोशिश जो आफ्ताब कर रहा था उनका खुलासा भी बेहद जल्द अब इस पूरे मामले को लेकर होने वाला है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार के अंतिम पड़ाव में पहुंचने पर भाजपा के तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बुधवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी के मंत्रियों और दिग्गज नेताओं ने रोड शो और जनसभा की। इस फेरिस्ट में दिल्ली के सुल्तानपुरी में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक विशाल रोड शो का आयोजन किया गया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित हुए। वहीं एमसीडी चुनाव में अपनी 15 साल पुरानी सत्ता पर बरकरार रहने के लिए दिल्ली में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और राजधानी में केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की फौज कई दिनों से मैदान में उतरकर जनता को लुभाने का काम पहले से कर रही है। इसी के तहत आज भी तमाम दिग्गज नेता मैराथन प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके लिए आपको बताएं कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 70 नेताओं को तैनात किया है। एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। एमसीडी की जो जंग है वो लगातार जारी है और बीजेपी कहीं से भी कोई ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती जो उसको भारी पड़ जाए। यही दरअसल बड़ी वजह है कि 70 विधानसभा सीटों में आप सोचिए कि 70 नेताओं को उतारा गया है ताकि कहीं पर भी कोई चूक ना हो जाए, जिसके चलते आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी एमसीडी में हाथ मार ले। और हो सकता है कि जिस तरीके से जो तमाम पार्टियां
एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहना लाजमी होगा कि बीजेपी शायद कहीं ना कहीं क्या घबरा रही है, क्या वो डर है केजरीवाल का, क्योंकि जिस तरीके से जो जिस जिस एक्टिवता के साथ, जिस तत्परता के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं साफ तौर पर बीजेपी के डर को दर्शाता भी है। इसी पर खास जानकारी के लिए अजीत दिल्ली से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जिस तरीके से जो दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर 70 विधानसभा सीटों पर 70 नेताओं को उतारने का काम बीजेपी ने किया है, क्या ये इनसिक्योरिटी बता रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी डर रही है कि ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल इसमें हाथ मार जाए? बिल्कुल, तो बताना चाहूंगा जिस तरीके से 4 दिसंबर को होने वाले निगम चुनाव की जो तैयारियां हैं वो पूरे दिल्ली में देखने को मिल रही है, तो जो टक्कर है कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इस चुनाव को ना तो आम आदमी पार्टी हल्के में लेना चाहती है और ना ही बीजेपी जो चुनाव है उसको हल्के में ले रही है। शायद इसी का परिणाम है, कहा जा सकता है तमाम अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री इस समय चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं और तमाम भाजपा प्रत्याशी के लिए वो लगातार, चाहे जनसभा हो, रोड शो हो, इस तरीके से लगातार भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट का अपील कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी इस निगम चुनाव को किसी भी रूप में हल्के में नहीं लेना चाहती है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह भी कही जा सकती है कि पिछले 15 साल से जिस तरीके से बीजेपी का जो शासनकाल रहा है, एमसीडी में 15 साल से बीजेपी रही है, तो कहीं ना कहीं वो उसको दोहराना चाहती है। और अब जबकि पिछले लगातार लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा लगातार एक पर एक चुनाव जीत रही है, तो जाहिर तौर पर इस चुनाव को वो हारना नहीं चाहती है। और इसी का परिणाम है कि लगातार तमाम दिग्गज नेता, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री इस चुनावी मैदान में उतरकर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। जी लता, जिस तरीके से पूरे देश में चुनावी माहौल चल रहा है, गुजरात की अगर बात करें, खासतौर पर गुजरात में प्रथम चरण का चुनाव आज, और ऐसे में गली गली में जो है जो राजनीतिक शोर दिखाई पड़ रहा है, ये वाकई हर एक नेता को हालांकि अंदर से मजबूत जरूर करता होगा कि किस तरीके से अपने अपने जो क्षेत्र की जनता है उसे प्रभावित किया जाए। लेकिन ऐसे में दिल्ली एमसीडी चुनाव की अगर हम खासतौर पर बात करें तो कुछ ही दिनों का समय दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए भी बचा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हालांकि अलग अलग देश के कोनों में चुनाव लड़ा जा रहा है। दिल्ली एमसीडी का चुनाव भी देखिए, एमसीडी के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के फोटो लगाकर हालांकि जो जनता से वोट की अपील जरूर की जा रही है। लेकिन अगर एमसीडी दिल्ली की बात करें तो अजीत, किस तरीके का माहौल दिखाई पड़ रहा है, लोगों का क्या कुछ कहना है, लोग इस बार किसकी सरकार बनाते हुए एमसीडी में दिखाई पड़ रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनकी परेशानी है, इसको लेकर अगर आप थोड़ा दर्शकों को बता पाए। बिल्कुल बनाते हैं। होता अगर मैं लोगों के मुद्दे की बात करूं तो लोगों का साफ तौर पर जो एमसीडी के जो कार्यकाल में आता है, चाहे वो साफ सफाई का मुद्दा हो, चाहे क्या नाम है कूड़े के मुद्दा हो, या इस तरह का जो मुद्दा है वो विशेष तौर पर उन्हीं का यही मुद्दा रहने वाला है। नालियों की साफ सफाई, गलियों की साफ सफाई, कूड़े की व्यवस्था, चाहे वो एमसीडी में से जिस तरीके से बीजेपी या आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती रही है, लेंटर माफिया की बात करती रही है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर जो दिल्ली की जनता है वो आगे आने वाले समय में वोट करेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से आज 1 तारीख है और कल 2 तारीख को दिल्ली में एमसीडी चुनाव का जो प्रचार अभियान है वो भी थम जाएगा, तो ऐसे में तमाम जो दिग्गज नेता हैं, इसी वजह से तमाम दिग्गज नेता खुद मैदान में उतर करके प्रचार कर रहे हैं। और साफ तौर पर इस निगम चुनाव में भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी वोट मांग रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर चाहे लोकसभा इलेक्शन हो या अन्य, चाहे गुजरात में जैसा कि आपने बात करी, गुजरात इलेक्शन की बात हो, हर जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी वोट मांग रही है, और शायद इसी का परिणाम है कि वो इस चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर किसी वजह से अगर चुनाव हार गए तो कहीं ना कहीं जो चेहरा है वो पीएम मोदी का चेहरा जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा बीजेपी के लिए वो असर कर सकता है। तो इसी वजह से तमाम जो दिग्गज नेता वो मैदान में उतर के इस पूरी ताकत झोंक करके इस चुनावी मैदान में उतरे। चलिए, हालांकि देखने वाली बात होगी कि कौन इस चुनाव में बाजी मार पाता है। बहुत शुक्रिया आपका अभी तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि दिल्ली एमसीडी से लेकर गुजरात तक जो चुनावी का जो शोर दिखाई पड़ रहा है, ये वाकई कहीं ना कहीं सरगर्मियों को और ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है। क्योंकि एक और जहाँ पर गुजरात में अगर बात की जाए तो आज पहले फेज़ का चुनाव है, जिसमें तमाम जो पार्टियां हैं हालांकि उनकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। तो वहीं अब आने वाले समय में कुछ ही दिनों में जो दिल्ली एमसीडी का चुनाव है उसको लेकर भी जो सियासी दल है उनकी जो ढुकढुकी है वो लगातार बनी हुई है कि आखिर इस बार जो दिल्ली एमसीडी का ताज है, दिल्ली के शराब घोटाले की आंच अब तेलंगाना तक पहुंच चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 30 नवंबर को दिल्ली शराब नीति घोटाले में कारोबारी अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी की कविता का नाम सामने आया।
रिपोर्ट में कविता का नाम साउथ ग्रुप के सदस्यों में से एक के रूप में आया। ईडी के रिमांड के मुताबिक शराब घोटाले की आरोपी अमिता अरोड़ा ने अपने बयानों में TRS-MLC के कविता के नाम का खुलासा किया। कविता को साउथ ग्रुप के सदस्यों में से एक के रूप में नामित किया गया, जिसमें एक अन्य कारोबारी के जरिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। हालांकि ईडी की इस रिपोर्ट में कविता का नाम सामने आने के बाद से अभी तक TRS की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दिल्ली एम्स का सर्वर हैक होने के बाद 7वें दिन भी मेडिकल संस्था का डिजिटल कामकाज जो है काफी प्रभावित रहा। हॉस्पिटल सुविधाओं से जुड़े मेडिकल कामकाज को अभी भी मैनुअली किया जा रहा है, जिससे कि इलाज के लिए दूर दराज से आए मरीजों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अन्य आवश्यक कामकाज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एम्स ने अपने बयान में ये भी स्पष्ट किया है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए आवश्यक सभी निर्णयों को लिया जा रहा है। दिल्ली एम्स की मेडिकल सुविधाओं में लगे लगभग सभी 5000 से ज्यादा कंप्यूटरों को फॉर्मेट कर नवीनतम सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, फायरवॉल और को अपलोड किया जा रहा है। इन सभी तकनीकी व्यवस्थाओं को नए सिरे से व्यवस्थित करने में समय लग रहा है, लेकिन जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य करने का प्रयास जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली एम्स का सर्वर 7 दिनों पहले दरअसल हैक हुआ था। हैकर्स ने संस्थान से क्रिप्टो करेंसी में 200 करोड़ रुपए की मांग की थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार किया था। फिलहाल सर्वर ठप होने के कारण सभी काम मैन्युअली किए जा रहे हैं। आईपीएस लक्ष्मी सिंह ने गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर का कार्यभार संभाल लिया है और आज उन्होंने नोएडा सेक्टर 108 स्थित पुलिस मुख्यालय पर पुलिस कमिश्नर का चार्ज लिया। वहीं पदभार संभालते ही आईपीएस लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बन गई हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिसिंग व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करना उनका लक्ष्य होगा। इसके अलावा दिल्ली से लगे होने के कारण गौतम बुद्ध नगर की पुलिसिंग दिल्ली की तर्ज पर देखी जाती है, जो हमारी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली की तर्ज पर ही यहाँ पर व्यवस्था बनाएं। साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा, बिल्डर वायर विवाद के साथ फैक्ट्रियों में भयमुक्त माहौल देना उनके प्रमुख प्राथमिकता होगी। बेहतर पुलिसिंग के जरिए लोगों को न्याय दिलाना प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर और संगठित अपराध पर काफी कार्रवाई हुई है। इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नोएडा प्राधिकरण ने बुधवार को यमुना डूब क्षेत्र में अवैध फार्म हाउसों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। इसके अंतर्गत प्राधिकरण ने 30 अवैध फार्म हाउसों पर बुलडोजर चलाया और 40 करोड़ की जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त किया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी ने जनसामान्य को आगाह किया कि वे नदियों के डूब क्षेत्र एवं नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में काटी जा रही अनाधिकृत व अवैध कॉलोनियों एवं फार्म हाउसों के कारोबार से संलिप्त भूमाफिया के चुंगल में ना फंसे। उनका आदेश है कि जिले में अगर कहीं पर भी अवैध अतिक्रमण किया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।